नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं इस वीडियो में। 8 जून 2020 के हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो हम लोग देख रहे हैं सामने, इसको हमीद अंसारी जी ने लिखा है। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे 2007 से 2017 के पीरियड में। आर्टिकल का टाइटल क्या है? इन पर्शियन गल्फ लिटोरल कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज द की। तो बात की गई जो पर्शियन गल्फ का इलाका है उसमें क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कैसे उस पॉलिटिक्स में इंडिया अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है, इन सब चीजों की बातें की गई है इस आर्टिकल में। तो ये देखेंगे। उसका अगला आर्टिकल देखेंगे दोस्तों, पेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन द कोविड फाइट। तो यहां पे शुरुआत करके ऐसे करी गई है कि भाई शुरू शुरू में जब कोविड 19 हुआ तो गवर्नमेंट सेक्टर आगे आया, गवर्नमेंट पब्लिक जो सेक्टर था वो आगे आया। फिर धीरे धीरे जब केसेस बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं रही, तो फिर प्राइवेट सेक्टर आया। तो इस सब चीजों की बात की गई है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल ये है, प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटिंग। इसमें यह बोला जा रहा है कि जब प्राइवेट सेक्टर कोविड 19 के सॉल्व करने में, उसके इलाज में सामने आया तो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया। तो इस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पैसे को चार्ज कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए, इसको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ स्टेट्स ने एक अपर लिमिट लगाई है जितना पैसा चार्ज किया जा सकता है लोगों में। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्या इसका सार है, वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, अपर हैंड। इसमें बात की गई कि भाई बीजेपी पार्टी 2 बार से लगातार पावर में चल रही है और राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी नहीं है। तो उसके बारे में कुछ नंबर्स का गेम्स बताया गया, हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। और फिर फाइनली ये आर्टिकल है दोस्तों, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। देखिए अभी एक फीमेल एलिफेंट की मृत्यु हो गई थी, हथनी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि पटाखे से भरा हुआ उसने अनानास खा लिया था। तो पूरे इंडिया में उस फार्मर के अगेंस्ट में, उस लोगों के अगेंस्ट में जिसने पटाखे भर के रखे थे, उसके अगेंस्ट में कहते ना कि डेथ फॉर देम, उनको फांसी की सजा हो जाए, इस तरीके की चीजें की बात होने लगी। पर इस आर्टिकल में एक बहुत बेसिक फैक्टर को इन्होंने सामने लाया है। ये पहले भी मैंने एक एडिटोरियल में आपको बताया था दोस्तों कि सिर्फ उन फार्मर्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जो टोटल इन्वायरमेंटल साइंस, जो मैनेजमेंट है टोटल इन्वायरमेंटल हमारे यहाँ, वो मैनेजमेंट में कुछ कमी है, तो उसको यहाँ पे उजागर किया गया है। और साफ साफ यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि केवल उस फार्मर को जो आप ब्लेम कर रहे हो ये गलत है। वो फार्मर तो हमारी अपनी फसलें बचा रहा था। इसके लिए आपको ओवरऑल होलिस्टिक मैनेजमेंट की जरूरत है जो कि मिसिंग है। ये बात यहाँ पे की गई है। तो इतने आर्टिकल्स को देखेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल जो हमारे सामने आ रहा है वो है, इन द पर्शियन गल्फ लिटोरल कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज द की। अब सबसे पहले यहां पे जो बात की गई है वो बात की गई है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, और बात की गई है किसकी? पर्शियन गल्फ की। तो यहां पे मैप है पर्शियन गल्फ का। देखिए दोस्तों, ये पूरा गल्फ रीजन है। इस गल्फ रीजन में आप देख सकते हैं कंट्रीज को। ऊपर की तरफ आपका इराक, नीचे सऊदी अरेबिया है। यहाँ पे एक मिनट में मार्कर ऑन कर लेता हूं। तो यहां पे आपको इराक दिख रहा है, सऊदी अरेबिया, इधर कुवैत है, यहां कतर, ये छोटा सा आइलैंड आपको बहरीन का नजर आ रहा है, इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इधर ओमान। अब बात की जाए कि इसमें से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर कौन कौन है, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर देखिए यहां पे आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। इराक को छोड़ के बाकी जो इलाका हाईलाइटेड था वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर है। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें जो सबसे बड़ा पार्टनर है एरिया वाइज, इकोनॉमी वाइज आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया है। और ये जो ग्रुप है इसमें इराक नहीं है, एक ये थोड़ा सा और आश्चर्य की बात, और एक ईरान नहीं। ईरान इस रीजन का एक बहुत मेजर प्लेयर है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस रीजन में इस तरफ पे आपको ईरान नजर आएगा। ये जो बड़ी सी कंट्री है ना, ये एक्चुअली में ईरान ही है। तो अब यहां पे इसके बारे में कुछ बात कही गई है। देखिए दोस्तों, जितने भी इस गल्फ रीजन में जो कंट्रीज आ रही हैं वो सब आपकी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। सबके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल के, नेचुरल गैस के, और ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने में इस इलाके का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचुरल गैस, फिर क्रूड ऑयल, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी हद तक इन इलाकों से निकलता है। खास करके लिए एक जो पैसेज है वो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप बोलते हो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो ऑब्वियस सी बात है, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और कुछ हद तक ईरान, इन सब का जितना भी एक्सपोर्ट होगा वो इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलेगा, और फिर इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल के वो बाकी जगहों पे जाएगा। इसलिए इस पूरे इलाके का
स्टेबल रहना काफी जरूरत है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। कमेंट सेक्शन के बताइए कि ये इस स्ट्रेट का नाम क्या है। ओके, तो ये बात है। अब काफी हद तक यहाँ पे ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि इस इलाके में काफी टर्बुलेंस रहा है, और वो टर्बुलेंस रहा है इन कंट्रीज के बीच में जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, जो लड़ाइयां रहे हैं, उसकी वजह से। देखा जाए 1970 से पहले, ऑथर का कहना है 1970 से पहले लगभग 8 डिकेड्स, लगभग 80 साल तक ब्रिटिशर्स का काफी राज रहा है, काफी दबदबा रहा है इस इलाके में। ब्रिटिश के जो इंपीरियल सिविल सर्वेंट्स थे वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। बाद में देखेंगे सारे रीजनल प्लेयर्स एक्टिव हो जाएंगे। इन सारे रीजनल प्लेयर्स के बीच में राइवलरी होगी, कुछ जगहों पे कॉपरेशन होगा। तो आप शुरुआत से ही देखेंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्राइफ रहा है शिया सुन्नी को लेके, और भी बहुत सारे इनके स्ट्रैटेजिक इश्यूज रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा इस इलाके में अपनी इंटरफेरेंस को रखा है ताकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो ऑयल लाइंस है, जो क्रूड लाइंस है, वो चालू रहे। फिर और भी बहुत से रीजन है कि भाई जो सऊदी और ईरान, देखिए पहले कई बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में एक दोस्ती की शुरुआत हो, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिक, नेशनलिस्टिक और बहुत से प्रेस्टीज फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उतनी ये दोस्ती हो नहीं पाई। प्लस अमेरिका का सीधे सीधे इसमें इंटरफेरेंस रहा भी है। निक्सॉन डॉक्ट्रिन्स, कार्टर डॉक्ट्रिन्स, जिमी कार्टर, निक्सॉन, ये सब यूएस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स निकाली, जिसके चलते उन्होंने अमेरिका के डोमिनेंस को इस रीजन में स्थापित करने की कोशिश करी। कुछ जगहों पे वो सक्सेसफुल भी रहे, कुछ जगहों पे वो फेल हो गए। फिर आप देखोगे कि ईरान में रेवोल्यूशन होता है, उस रेवोल्यूशन के चलते इस इलाके की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बिगड़ती है। फिर उसके बाद ईरान इराक वॉर देखने को मिलेगा। इस ईरान इराक वॉर के चलते जो यूएस का इंटरफेरेंस था इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ब्लडशेड भी हुआ यहाँ पे। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आया 598, जिसकी ये कोशिश थी कि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बढ़े, बट उतना बढ़ पाई नहीं। अब खास बात यहां पे उधर के आती है, जो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि ये जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप, ये सिक्योरिटी किसकी है? अगर आप सिक्योरिटी कर रहे हैं तो आप किससे सिक्योरिटी कर रहे हैं, किससे खतरा है? क्या ये खतरा लोकल है, रीजनल है, ग्लोबल है, क्या है ये? तो यहां पे बात की गई कि सबसे पहले इन स्टेट्स को और इस पूरे रीजन को पीस एंड स्टेबिलिटी की जरूरत है। किस कंटेक्स्ट में जरूरत है, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है, ये जानने की जरूरत है। ये सारे के सारे स्टेट्स हाइड्रोकार्बन रिच हैं। ऑब्वियस ही बात है कि ये जो इलाका है, जो कि मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से पीसफुल शिपिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे स्टेट्स में, इराक, सऊदी अरेबिया, जो भी इस इलाके में आ रहे हैं, इनके बीच में एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उस सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के बाद एक दूसरे की मदद करें ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में। फिर ये जो पानी है, इंटरनेशनल वाटर्स से जो इनका सामान पूरी दुनिया भर में जाता है, पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इनलेट है, आउटलेट है, जो एक्सेस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसमें किसी तरीके की इंपीडिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की चीजों की जरूरत है आपको इस इलाके की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक इस इलाके के जो कंट्रीज हैं उनके आपस में किसी भी तरीके की राइवलरी रहेगी, ये बोला गया है। फिर ऑथर यहां बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा से ये एफर्ट किया है कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं इसको वो कंटेन करें, और इस चीज में यूएस की मदद की है बहुत से अरब स्टेट्स ने। ज्यादातर जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज हैं वो यूएसए की तरफ लाइंड रहते हैं, और एक तरीके का एंटी ईरान स्टांस रहता है इनका। इनको लगता है कि यूएसए ईरान की बढ़ती पावर को थोड़ा बहुत कंटेन करेगा। लेकिन अब आते जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इस इलाके की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदलती जा रही है। देखिए रिसेंटली हमने देखा है कि ये जो यमन है, यमन, फिर सीरिया की बात कर लीजिए, सीरिया और लिबिया, ये तीनों इलाके बहुत अनस्टेबल रहे हैं। बहुत हद तक इसमें सिविल वॉर चला है। उस सिविल वॉर के चलते ही जो वेस्ट एशियन वाला रीजन है ना, इसमें बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई है। फिर बड़ी मुश्किल से एक स्टेबिलिटी वाला काम भी हुआ था कि यूएसए और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे एग्रीमेंट साइन किया था। बैरक ओबामा ने बहुत मेहनत की थी इसको साइन करने में, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मिनट में आके उसको तोड़ दिया। तो ये यमन क्राइसिस, सीरिया क्राइसिस, लिबिया क्राइसिस, उसके साथ साथ ये जो यूएस न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ जो तोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे, इनके जो कमांडर थे, उसको मारा। उसके चलते इस इलाके का जो ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। और अब ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर है ना, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, इनको यूएस के रोल पे थोड़ा डाउट आने लगा है। था क्या दोस्तों कि ये जो जीसीसी के मेंबर्स थे,
ये ईरान को एक थ्रेट की तरह देखते थे। थ्रेट की तरह इसलिए देखते थे क्योंकि जीसीसी वाज अलाइंड टू यूएस इन फॉरेन पॉलिसी, और यूएस ईरान को एक थ्रेट की तरह देखता है। लेकिन बोला गया है कि जीसीसी के मेंबर्स के लिए जो थ्रेट है ना ईरान की तरफ से, वो पॉलिटिकल थ्रेट है, आइडियोलॉजिकल थ्रेट है, किसी भी तरीके का टेरिटोरियल थ्रेट नहीं है। और प्लस यूएस के साथ इस जीसीसी के मेंबर्स के अच्छे रिलेशन इसलिए भी हैं क्योंकि यूएस उनको आर्म्स प्रोवाइड करता है, वेपन्स प्रोवाइड करता है, और बदले में अमेरिका को ये लोग ऑयल प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल गैस प्रोवाइड करते हैं। अब बातें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। अब चूंकि कोविड 19 का क्राइसिस आ गया है तो इनकी इकोनॉमी थोड़ी सत्ते में आ गई है। रीजन ये है कि ये लोग नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हो, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल की डिमांड पूरी दुनिया में गई है घट। यूएस की इकोनॉमिक हालत खुद खराब है, यूएस चाइना की तरफ ध्यान दे रहा है, ईरान की तरफ उसका ध्यान चला गया है। तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं, इनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि क्या यूएस का साथ देके कंटिन्यूअसली ईरान के अपोजिट रखना सही है। ये सोचने लगे हैं इस बात को लेके। अगर आप इन कंट्रीज को देखेंगे दोस्तों, तो सऊदी अरेबिया की पावर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, ऐसा ऑथर का बोलना है। इस इलाके में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और ईरान नए रीजनल लीडर्स की तरह उभर के आ रहे हैं। ओमान, इराक ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स की रिलेशनशिप देखी जाए ईरान से, तो उस रिलेशनशिप में क्या है दोस्तों, देखिए ओमान के जो रिलेशंस है ईरान के साथ, हमेशा ओमान ने ईरान के साथ जो बातचीत है वो चालू रखी है, बातचीत बंद नहीं की है। कुवैत और कतर धीरे धीरे ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, बट पूरी दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कुवैत और कतर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते ओपनली ईरान से बातचीत करके। यूएई ने भी थोड़ी बहुत ईरान से बातचीत करने की शुरुआत कर दी है। अब यहां पे बात यह है, ऑथर का यह कहना है कि ये जो पूरा रीजन है ये जियोपॉलिटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो बेटर रहेगा कि ये सारी कंट्रीज एक साथ मिलके कुछ डिसीजंस लें, इन सप्लाई लाइंस का, इन ओशन लाइंस का प्रयोग मिलके करें। क्योंकि अगर ये मिलके करेंगे तो इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज्यादा प्रैग्मेटिक होगी और आउटसाइड पावर्स का इंटरफेरेंस कम होगा। आउटसाइड पावर्स यहां पे यूएसए है। इंडिया के रिस्पेक्ट में ऑथर यहां पे क्या बोल रहा है, इंडिया के रिस्पेक्ट में ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए इस पूरे पर्शियन गल्फ के साथ रिलेशन बना के रखना इंडिया के फेवर में है। अगर मुंबई से बसरा की दूरी को देखा जाए दोस्तों, तो बसरा आपका इराक में है, 1526 नॉटिकल माइल्स है। तो यहां मुंबई से पार करते करते इराक में अगर आप बसरा पे पहुंचते हो तो 1526 नॉटिकल माइल्स है। बंदर अब्बास का पोर्ट है जो ईरान का, जो कि यहां कहीं पे पड़ता है, और साथ साथ दुबई का जो पोर्ट है ये 1000 नॉटिकल माइल्स की दूरी के अंदर आते हैं। तो जरूरी है कि इस पूरे इलाके से इंडिया इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशंस दोनों बनाए। देखिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ जो इंडिया के रिलेशनशिप है बहुत अच्छे हैं। जरूरी यह है कि ईरान के साथ भी जो पॉलिटिकल रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है इंडिया के तेजी से बढ़े। वैसे तो ईरान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, बट चूंकि ईरान पे यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके चलते बहुत वाइडर स्केल पे इंडिया ईरान के साथ एंगेज नहीं कर पा रहा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात की जाए तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और इंडिया के बीच में $121 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, और $49 बिलियन इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज में काम करने वाले लोग इंडिया में हर साल भेजते हैं। 90 लाख की फोर्स लमसम इन जीसीसी कंट्रीज में काम करती है इंडिया की, और वो घर $49 बिलियन भेजते हैं। इस इलाके से, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और पर्शियन गल्फ वाले इलाके से 34% ऑफ ओवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आते हैं, और सऊदी अरेबिया की और अबू धाबी की जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने हमारे देश की रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी में $44 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। फिर आगे बात की जाए सऊदी अरमको, सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी कंट्री है। कहा जा रहा है कि जो रिलायंस के ऑयल और केमिकल बिजनेस है उसमें 20% का इन्वेस्टमेंट करेगी ये सऊदी अरमको। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर इन कंट्रीज का रिलेशन ईरान के साथ अच्छा होता है और अमेरिकन प्रेशर को हटा के ये लोग ईरान के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इस पूरे इलाके में एक शांति होगी। अब चूंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ मेंबरशिप इंडिया की अच्छी है, रिलेशन अच्छा है, और ये पूरा इलाके में रिलेशनशिप अच्छी होती है, तो इंडिया की ऑटोमेटिकली पूरे इलाके से मेंबरशिप अच्छी हो जाएगी, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, जिसके चलते ईरान के ईस्टर्न बॉर्डर पे जो पाकिस्तान है, ये लोग पाकिस्तान को भी फोर्स कर सकते हैं कि आप इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाइए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान में काफी सिक्का चलता है। ये चीजें दोस्तों, तो यहां पे बस यही बताया गया कि इंडिया इंटरेस्ट
तभी सर्व हो सकते हैं जब इस पूरे इलाके के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन हो और ये पूरा इलाका स्टेबल रहे। तो ये था इस आर्टिकल का एनालिसिस। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जिसकी हम बात करेंगे वो है पेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन द कोविड-19 फाइट। यहां पे क्या बोला गया है कि देखिए, भले ही गवर्नमेंट सेक्टर की जरूरत है कोविड-19 के फाइट में। देखिए, इस आर्टिकल में आपसे यह भी कहूंगा कि आप एक बार खुद इस आर्टिकल को जाके पढ़िए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स डिटेल में मैं आपको यहां पे समझा नहीं सकता हूं, समय लिमिटेड है। लेकिन जो बेसिक चीजें बोली गई इस आर्टिकल में वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, यह बोला गया कि देखिए, कोविड-19 बहुत जल्दी तो गायब होने वाला है नहीं, लंबे समय तक ये चलने वाला है। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट लगने वाले हैं इस पैंडेमिक से टकराने में, इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में। इसलिए जरूरी है कि हर तरफ से सोर्सेज उठाया जाए, न केवल पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से भी सोर्सेज को उठाया जाए। अब सवाल यह उठता है कि प्राइवेट सेक्टर से सोर्सेज को किस तरीके से उठाया जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, प्राइवेट सेक्टर की टोटली ही छुट्टी हो गई, वो उनका जो इन्वॉल्वमेंट था इकोनॉमी में बिल्कुल जीरो हो गया, और जो प्राइवेट कंपनीज थी उनका जो कैश फ्लो था वो भी बंद हो गया। पब्लिक सेक्टर लगातार काम कर रहा था, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थी वो लगातार काम कर रही थी। अब होता यह दोस्तों कि हमारे यहां पे, हमारी कंट्री में एक क्लियर कट पॉलिसी एजेंडा नहीं है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक कंपनी, सॉरी, एंड प्राइवेट कंपनीज। देखिए, पब्लिक कंपनीज तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आती हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो बोलेगा वो करेंगी। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से इस बात को कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस की बात कर लीजिए। यूएस की जो सरकार है, उस सरकार का प्राइवेट कंपनीज के साथ तगड़ा एक कह सकते हैं कि एसोसिएशन है। कैसे एसोसिएशन? जो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट होता है वहां के सिटीजन्स का, और उसकी जो पेमेंट होती है वो एक इंश्योरेंस मोड से सरकार करती है। फिर वहां की जो प्राइवेट आईटी कंपनीज हैं, वो प्राइवेट आईटी कंपनीज ओवरऑल लेवल पे सरकार के साथ इन्वॉल्व होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करती हैं। उनकी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि फील्ड पे आके गवर्नमेंट की मदद करती हैं किसी डिजास्टर में, और वो प्रोसेस अभी के समय पे जब कोविड-19 की टैकलिंग हो रही है यूएसए में देखने को मिल रहा है। इंडिया में इस तरीके की कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। इंडिया में इस समय पे कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके हमारे पब्लिक हेल्थ गोल्स को मीट किया जा सके। तो अभी के लिए हेल्थ सेक्टर के लिए जो 2.1 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया हमारी गवर्नमेंट ने, उसकी मदद से हमारी पॉलिसी मेकिंग में, और स्पेशली पॉलिसी मेकिंग इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बनाने की जरूरत है। खास बार यहां पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कहां पे आता है? हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है दोस्तों। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि भाई टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट होने चाहिए, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सप्लाईज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए आपको समझना यह है कि बहुत सारी चीजों की जरूरत है इन सब चीजों से बचने के लिए दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टिंग किट्स चाहिए, हमको वेंटिलेटर्स चाहिए, हॉस्पिटल में बेड्स चाहिए, ठीक है, पीपीई किट्स चाहिए, ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स चाहिए। ये सब कोविड-19 में जरूरत है दोस्तों। अब ये सब चीजें है नहीं, प्राइवेट सेक्टर बंद हो गया तो इन सब चीजों की फंक्शनिंग बंद हो गई एकदम से। जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने का हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो इंडस्ट्री है, वो उतनी ग्रूम्ड नहीं है अभी, वो अभी इनिशियल स्टेजेस में है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, ज्यादातर वो एक्सपोर्ट होता है, ओके, या उसको गवर्नमेंट खरीदती है या उसको प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। अब गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी लिमिटेड है। आपने देखा यहाँ पे शुरू शुरू में जो गवर्नमेंट ही ने शुरू किया इस कोरोना के पैंडेमिक को झेलना, जब गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी फुलफिल हो गई तो हम प्राइवेट सेक्टर में चले गए। तो सब चीजों पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सप्लाई चेन्स टूट गई है। सप्लाई चेन्स किस चीज की? इन हेल्थ इक्विपमेंट्स की, इन मेडिकल इक्विपमेंट्स की। तो टेस्टिंग मास स्केल पे हो ही नहीं सकती है इंडिया में। तो यहां पे इसमें लेबोरेटरी सर्विसेज में और टेस्टिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के तरीके बताए गए दोस्तों। फिर और क्या क्या चीजें बोली गई हैं कि भाई देखिए, जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज्यादातर जो कोरोना के पैंडेमिक के जो केसेस है ना, वो जो मेजर सिटीज है ना, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन जैसी सिटीज में ही कोविड-19 का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल्स में। जरूरी यह है कि उन हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी को बढ़ाया जाए जो कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में, तब कोरोना से एक बहुत बड़े स्केल पे हम लोग लड़ पाएंगे। अभी के लिए कोविड-19 की कैपेसिटी केवल बड़े हॉस्पिटल्स के पास है जो कि बड़े शहरों में है।
इसीलिए अभी की डेट में जो वायबिलिटी गैप फंडिंग का कंसेप्ट लाया गया 30% का, वो बड़ा अच्छा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है दोस्तों? देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग ये होती है कि मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, बट इनिशियली वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती, बाद में कमाएगी। तो शुरुआत में उसको कैपिटल की जरूरत है, तो इस वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू उसे कैपिटल दिया जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया है हमारे देश में, उसको इस समय पे वायबिलिटी गैप फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर आगे सप्लाई चेन के टर्म्स में क्या बोल रही सरकार? देखिए, टेस्ट किट्स हो गई, वेंटिलेटर्स हो गए, बायोमेडिकल सप्लाईज हो गई। तो अभी के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स है उनसे काम चल नहीं पाएगा। जो सप्लाई चेन है हमारी, वो काफी हद तक इन चीजों को इंपोर्ट करती हैं बाहर से, बहुत सारी ऐसी चीजें चाइना से आती हैं। जरूरी यह है कि इनोवेशन करके और गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में टेस्टिंग करके, लाइसेंस देके, बेनिफिट्स देके इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को पेसअप किया जाए, तेज किया जाए। और देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ऐसे ही तेज नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर को आप बेनिफिट्स दीजिए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे, और उनको बाय बैक गारंटीज भी दीजिए। बाय बैक गारंटीज क्या होती हैं? कि एक बार जब वो सामान को बना देंगे तो गवर्नमेंट उनको ये आश्वासन देगी कि ये आपका बना हुआ सामान हम खरीदेंगे। तो शुरुआत में गवर्नमेंट को हर लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सप्लाई चेन भी ठीक करनी पड़ेगी, बाय बैक गारंटीज भी देनी पड़ेगी, साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जो करंट अमाउंट ऑफ मीडियर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमें इनोवेशंस चाहिए, इंडिजीनियस इनोवेशंस चाहिए, और उनको बहुत तेजी से करना है। और फिर एंड में कहा गया है एक सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम, यही सबसे बड़ी ताकत होती है यूएसए की दोस्तों। ये उनकी मिलिट्री की भी ताकत है, उनकी इकोनॉमी को भी सही सही से चलाने की ताकत है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की भी ताकत है। पूरा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कोविड-19 में लगा है, लेकिन सबसे तगड़ा जो कंट्रीब्यूशन दे सकता है वो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम दे सकता है। कैसे दे सकता है कंट्रीब्यूशन? देखिए दोस्तों, केस का आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक आदमी कहां से कहां गया, क्या वो एक पोटेंशियल कोविड-19 का विक्टिम हो सकता है, एक टेली हेल्थ सेंटर, वहां पे फोन करके आप पता कर सको। फिर आइसोलेशन और हॉस्पिटलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में, पेमेंट्स। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को टेस्टिंग करानी है कोविड-19 की, तो किसी एक इलाके में टेस्टिंग होनी है, तो ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए कि उस इलाके में जो सबसे पास कोविड-19 का टेस्टिंग हो, उसकी इंफॉर्मेशन उस पेशेंट को मिल जाए और उस पेशेंट को बता दिया जाए कि आपको इस एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है, आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, तो भीड़ नहीं लगेगी हॉस्पिटलों में। तो आईटी सर्विसेज का यूज करके चीजों को एक सीमलेस वे में कराना। तो एक सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम अगर इंडिया डेवलप कर पाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, केसेस को आइडेंटिफाई करना, फिर साथ साथ उनके लिए इक्विपमेंट्स को मदद कराना, इन सब चीजों में ये आईटी सेक्टर मदद कर सकता है। और खास बात यह है कि चूंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ गए हैं, तो हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते इस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर को शुरुआत में गवर्नमेंट को मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सीधे सीधे कॉमर्शियल बेसिस पे काम करता है, और गवर्नमेंट सीधे सीधे उससे ये नहीं बोल सकता कि आप पब्लिक बेनिफिट में काम करिए। गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा इस काम को करवाने के लिए। अगला जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो है प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटीरिंग। यहां पे क्या बात हो रही है? यहां पे बात ये हो रही है दोस्तों कि जब कोविड-19 फैलने लगा, तो शुरू शुरू में इस कोविड-19 के केसेस को कहां देखा गया? ऑब्वियस सी बात है, इसको देखा गया आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में केसेस बढ़ना शुरू हुए, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो केसेस बढ़ते चले गए, तो अब वहां पे बेड बचे नहीं। अब जैसे ही ये पहुंचा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर ने भैया बिल छापने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर तगड़े, एग्जॉर्बिटेंट बिल्स को रेस किया गया है। इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट से कहा कि प्लीज आप इंटरवीन करिए। बहुत ज्यादा बिल्स चार्ज किए जा रहे थे लोगों से। कहीं कहीं पे तो यह बोला गया कि 14 दिन का जो हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड होता है उसके लिए 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी समझिए दोस्तों, शुरुआत में जब किसी को बुखार आ रहा था ना, तो उसको सीधे सीधे एडमिट कर लिया गया था, उसका कोविड का टेस्ट भी नहीं हुआ तब भी उसको एडमिट कर लिया गया, 14 डेज तक उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, और इस हॉस्पिटलाइजेशन का बिल बैठा 7 लाख। समझ सकते हैं, 50,000 रुपए प्रतिदिन, सिर्फ उसको हॉस्पिटलाइज करके रखने के 50,000 रुपए प्रतिदिन। और उसके बाद कहीं उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखने लगा पड़ा,
आईसीयू में रखना पड़ा तो ये कॉस्ट और बढ़ जाती थी, कहीं कहीं केस में 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख तक भी पहुंची है। तो लूट मची हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो इसलिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट सामने आई, तो महाराष्ट्र ने सबसे पहले एक टैरिफ फिक्स किया। देखिए महाराष्ट्र में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है दोस्तों, खासकर जो मुंबई शहर है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इसलिए एक टैरिफ को फिक्स करना जरूरी था, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो लूट ही लेते। फिर गुजरात में, तमिलनाडु में, इन स्टेट्स ने भी जो कॉस्ट थी प्राइवेट हॉस्पिटल की उसके ऊपर एक अपर लिमिट लगाई। बहुत जरूरी थी दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे। ओके, ओवर चार्ज किया जा रहा था लोगों से। तो जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे वो भी इस बात से परेशान हो गए थे कि भाई इतना इतना पैसा चार्ज किया जा रहा है, और एकदम से पैसा उनकी जेब से निकल रहा था। और इस तरीके की स्ट्रेटजी को लाने की बात की। देखिए जो स्टेट का इंटरवेंशन हुआ इसको बहुत अच्छा बताया गया है। आपको पता होगा शुरू शुरू में जब कोविड-19 की टेस्टिंग हो रही थी, उस टेस्टिंग के 8-8, 10-10, 15-15 हजार रुपए ले रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल। बाद में गवर्नमेंट ने बोला 4,500 रुपए इज द कैप, यानी 4,500 रुपए से ज्यादा एक प्राइवेट लैब कोविड-19 के टेस्ट के नहीं ले सकती। तो एक बहुत अच्छी चीज थी। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे ना दोस्तों, एक एक जो कमरा होता है ना आदमी के, पेशेंट के एडमिट होने के लिए, उसके 5-5, 10-10, 15-15 हजार दिन के चार्जेस होते हैं। उनको रोकने की जरूरत थी। तो अच्छा काम किया कुछ स्टेट्स ने। यहां पे तमिलनाडु की तारीफ की गई है। तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों कोविड-19 के स्प्रेड में। कैसे काम किया है उन्होंने? जो लोगों को पैसा खर्च करना पड़ रहा था ना, उनकी एक स्कीम चलती है, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। उसको, उसमें क्या है कि जो पेशेंट्स हैं जो कि गरीब हैं वो भी जाके अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने जो कोविड-19 की टेस्टिंग थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 4,500 रुपए पर टेस्ट रखा, पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3,000 रुपए पर टेस्ट रख दिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट था ना इस कोविड-19 के पैंडेमिक को रोकने के लिए, इसकी यहां पे तारीफ की गई है। और ये रियल में बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि बात यह है कि जब एक पैंडेमिक फैला है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल काम कर रहा है, अब भले ही वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कॉमर्शियल बेसिस पे काम कर रहा है, तो वो प्रॉफिट को देखेगा। प्रॉफिट को देखे, प्रॉफिटेरिंग को मत देखे, मतलब लूट मत मचाए, लूटिए मत लोगों को इतनी परेशानी में। आप प्रॉफिट कमाइए जो कि आपका जेन्युइन प्रॉफिट है। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप टेस्टों को 500 रुपए में करें, 100 रुपए में करें। हाँ, 4,500 रुपए की लिमिट लगा दी। अब 15,000 की बजाय आप 4,500 से ज्यादा नहीं सकते। पहले तो आप 15-15, 20-20 हजार कुछ भी पैसा ले रहे थे। ये सब बात बोली गई है इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल में चलते हैं। इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाया गया दोस्तों, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। देखिए एक जो फीमेल हाथी थी वो मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि पटाखे से भरा हुआ अनानास उसने खा लिया। तो उस फार्मर के ऊपर बहुत सारी आवाजें उठाई रही, कहा इसको मार दो, फांसी पे चढ़ा दो। गवर्नमेंट ने ही बोला कि भाई इसको अरेस्ट करो, ठीक है। लेकिन यहां पे मेन रीजन क्या थी दोस्तों? यहां पे मेन रीजन इस ऑथर ने बताने की कोशिश की है। देखिए जो हमारे जंगल है जहां पे हमारी ह्यूमन लाइफ रहती है, उसके बाहर बहुत बड़े बड़े जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स के जो जानवर है वो नहीं मिलते, जैसे शेर, चीते, ये सब जल्दी नजर नहीं आते। तो क्या होता है, जो डियर्स होते हैं, मंकी होते हैं, जो बोर्स होते हैं, वो घुस आते हैं इन इलाकों में। और जब वो वहां पे घुस आते हैं तो वहां पे जो फार्मर्स की क्रॉप खड़ी होती है, उस क्रॉप्स को ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे जो बोर हैं वो बोर क्रॉप्स को खा जाते हैं, और वहां पे जो लोग हैं वो बोर को मार के खुद खा जाते हैं। बट इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो कई जगहों पे बोर को मारना अलाउड नहीं है। दूसरी बात, इंडिया का कल्चर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी खा जाए। अब चाइना थोड़ी ना है कि कुछ भी काट के खा गए। इंडिया में लोग बोर नहीं खाते हैं। इंडिया के लोग भाई चिकन, मटन, फिश, इस टाइप की चीजें खा ली। अब ये मतलब इस तरीके के बोर को मार के खा जाना, इस तरीके की चीजें इंडिया में थोड़ी सी कम है, ये बोला गया। तो यहां पे बात ये हो रही है कि जो बोर्स आ रहे हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। बहुत सारी गवर्नमेंट्स कलिंग की परमिशन नहीं देती। कलिंग मतलब कि जब किसी एक जानवर की आबादी बढ़ जाती है तो आबादी एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़े, वो ज्यादा फसलों को, इंसानों को परेशानी ना पहुंचाए, इसलिए उसकी कलिंग कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। और इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उनको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है ओवर अबंडेंट होने की वजह से, तो उसको मारा जा सकता है। तो केरला में बोर को वर्मिन डिक्लेयर करके रखा गया है, लेकिन मारा नहीं गया ज्यादा वर्मिन को लोगों। और जब भी किसी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है तो जो अर्बन वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट होते हैं वो कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं कि भाई आप एक जानवर को कैसे मार सकते हो। तो प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ पे आप जानवर को नहीं मार सकते, वाइल्ड बोर जैसे जानवरों को, फिर इन जानवरों को भी खाने की जरूरत है। तो जब ये खाने वाले इलाके में घुसेंगे तो वो फार्मर्स के क्रॉप को बर्बाद करेंगे। तो अब फार्मर्स के पास सामने ये चॉइस आती है कि वो करें तो करें क्या। या तो वो अपनी फसलों को तबाह होने दें,
दूसरा, या तो वो इन वाइल्ड बोर्स को मार दें, तो मारने की परमिशन जल्दी इनको गवर्नमेंट देती नहीं है। तीसरा, ये फसल को बर्बाद होने दें, तो भाई बर्बाद होने दे अगर इन फसलों को, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप कंपनसेशन के लिए अप्लाई करो। अब कंपनसेशन के लिए अप्लाई करना एक फार्मर के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इतनी आसानी से कंपनसेशन थोड़ी ना मिलता है, फार्मर की फसल खराब हो जाए, बहुत लंबा उसका ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारा करप्शन होता है। तो इन फार्मर्स क्या करते हैं, ये फार्मर्स इन जानवरों को अपनी फसल को खाने से रोकने के लिए इस तरीके के फ्रूट्स में पटाखे भर के रख देते हैं, ताकि वो बोर उसको खाएगा और मर जाएगा। इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा इन फार्मर्स के पास। ये फार्मर्स करें तो करें क्या, सीधे सीधे उसको कल कर नहीं सकते, बहुत जगहों पे नियम कानून है। दूसरा, उनको अपनी फसलें खराब करने कर नहीं सकते, ये फार्मर्स अपनी फसलों पे डिपेंडेंट है, अगर इनकी फसलें कट गई ये खाएंगे क्या, इसीलिए इनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ये जो हमारे सामने इंसिडेंट निकल के आया है कि भाई एक हाथी ने इस जैकफ्रूट को खा लिया और वो मर गया, ये नया इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले बहुत से ऐसे एलिफेंट्स और बहुत से ऐसे दूसरे जानवर मर चुके हैं दोस्तों। क्या होता है कि जब मानसून का सीजन आता है ना, तो मानसून के सीजन में ये जो फार्मर्स अपनी खेती बाड़ी करते हैं, इनकी फसलें वगैरह उगने लगती हैं, तो उन फसलों को खाने के लिए जानवर बाहर निकल आते हैं और इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस भी ज्यादा फार्मर्स की सुनता नहीं है। ये सब बातें कहीं कहीं है। तो यहां पे एक फार्मर को पकड़ के जेल में डाल देना और उसके ऊपर सारा इल्जाम डाल देना, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम लॉ मेकिंग में है। हमारे लॉ मेकर्स ने ठीक से इस प्रॉब्लम का ठीक से सॉल्यूशन ढूंढा नहीं है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जब इन फार्मर्स की बातों को जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग सुनते नहीं, तो करें क्या। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वाइल्ड लाइफ टेरिटोरियल डाइकोटॉमी को फॉलो करते हैं। वाइल्ड लाइफ टेरिटोरियल डाइकोटॉमी क्या है कि भाई इन्होंने बॉर्डर्स को सेग्रीगेट कर दिया है कि ये बॉर्डर बना दिया, इस तरफ ह्यूमंस इस तरफ एनिमल्स है। अब ह्यूमंस को तो पता है कि ये बॉर्डर है, इधर नहीं जाना, यहां एनिमल्स मिल सकते हैं, बट एनिमल को कैसे सिखाओगे कि भाई ये बॉर्डर है, इधर मत आओ। एनिमल तो खाना ढूंढ रहा है, उसको इधर खाना दिखेगा वो घुसाएगा, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। उस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चलते कुछ ह्यूमंस मरेंगे, कुछ एनिमल्स मरेंगे। यहां पे ये हाथी मर गया। तो कहने की बात यहां पे ये कही जा रही है कि सरकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि ग्लोबल चीजों को, ग्लोबल आप कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहां पे ये जो कन्फ्रंटेशन है इसको लिमिट किया जाए। कुछ इस तरीके के सॉल्यूशंस को निकाला जाए कि इन जानवरों को भी रहने की जगह मिले और फार्मर्स को भी अपनी क्रॉप्स को उगाने की जगह मिले। क्योंकि अगर ये जानवर उन फार्मर्स की क्रॉप्स को बर्बाद कर देंगे तो वो फार्मर्स लिटरली में बर्बाद हो जाएंगे। आपको पता ही है कि हमारे रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर में फार्मर कितना ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो डेस्परेशन में आके इस तरीके के मेजर्स लेता है जिसकी वजह से जंगली जानवर मर जाएंगे। और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी यहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम है वो एक्साकर्बेट होने वाली है, बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है वो बताता हूं मैं आपको। जो भूख है ना इंसान की, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, वो भूख बढ़ती जा रही है, वो कहीं से कम नहीं हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देखोगे कि आसाम के एक एलिफेंट रिजर्व के अंदर एक कोल माइन को क्लियरेंस मिल गया। अभी इन फॉरेस्ट रिजर्व्स में माइनिंग का, कोल एक्सट्रैक्शन के क्लियरेंसेस दिए जा रहे हैं और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कुछ कर नहीं पा रहा है। और खासकर कोविड-19 की इकोनॉमी के बाद और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली बात, इस तरीके की जब चीजें होंगी तो गलत कौन है? यहां पे सरकार गलत है, यहां पे वो अमीर लोग गलत है जिनकी एक्सप्लॉइटेशन, जिनका रिसोर्स कंजम्पशन बहुत जरूरी ज्यादा है। वो फार्मर यहां पे गलत नहीं है जिसने अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए वहां पे एक पटाखे भरा अनानास रख दिया। ये यहां पे बताया है तर्श, ये ठेकाकरा जी ने इसको लिखा है। ये नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो है। तो एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट्स को आप लिख के अपने मेंस के एग्जाम में कोट कर सकते हैं दोनों साइड्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को खत्म करो दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। बेसिक पॉइंट्स एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। आई होप मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।